Good morning, class 9th students. So it's our second video from chapter number 3, poverty in India. Okay, students. So as we have been discussed in our previous video, we are going to again discuss regarding to the same contents in elaborated form in this video. So let's start. Introduction of poverty. Okay, what is poverty? So might be possible that many students can give the answer because in our previous video we have been discussed about it. Poverty can be defined as lack of daily requirements of livelihood like food, clothing, education, etc. It means गरीबी को हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर किसी की डेली रिक्वायरमेंट्स यानी जो उसकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं ऑफ लाइवलीहुड यानी काम धंधे की कि रोज़ काम नहीं मिलता, फूड नहीं मिल पाता, क्लोथिंग कपड़े नहीं मिलते, एजुकेशन शिक्षा नहीं मिल पाती एट्सेट्रा यानी और भी बहुत कुछ। तो अगर ये डेली रेगुलर बेसिस पर किसी के पास अवेलेबल नहीं है या वो रेगुलरली इनको एक्सेस नहीं कर पाता, इट मीन्स वो क्या है, पुअर है, या इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी कहेंगे। ओके, द पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन अर्बन एरियाज। ये हम पढ़ चुके हैं। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, हर चौथा व्यक्ति भारत में गरीब है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो है इंडिया, उनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। नाउ पॉवर्टी कैन एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं या समाज के सोसाइटी की जो स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने जो है पॉवर्टी को दो तरह से देखा, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, फॉर एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के विश्लेषण के लिए सोशल एक्सक्लूजन इज़ वेरी यूजफुल। सोशल एक्सक्लूजन बहुत उपयोगी होता है। तो ये होता क्या है बेसिकली, रीड हियर। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, सोशल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर लिविंग ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, यानी गरीबी को कैसे देखा जाना चाहिए, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर लिविंग ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, यानी गरीबी को अगर हम मापना चाहते हैं तो पुअर लिविंग यानी गरीबों के रहने सहने का तरीका, उनके आसपास की जगह किस पुअर कंडीशंस में वो रहते हैं वो भी, और उनके पुअर पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड कि वो क्या कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, विद अदर पुअर पीपल, दूसरे गरीब लोगों के साथ कंपेरिजन करके। It is known as social exclusion. Now, vulnerability. Vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people, which is done due to earthquake or simply a fall in the availability of jobs. यानी नौकरियां चली जाने से या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाने से अगर बड़े लेवल पर जो है लोग जो है क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, vulnerability. Okay, measurement of vulnerability to poverty describe the greater probability of certain communities, members of a backward caste or individuals, a widow or a physically handicapped person. यानी vulnerability ग्रुप में कौन कौन शामिल होते हैं, SC/ST के लोग हो सकते हैं, विडो विधवा हो सकती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो सकता है। ओके, now student, poverty line. What is this? Poverty line is a way which is used to identify the poor. गरीबी रेखा एक वो तरीका है जिसके द्वारा गरीबों को पहचाना जाता है या उनकी पहचान की जाती है। इट इज़ अ मेथड, ये एक तरीका है, यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी, गरीबी को मापने का। इन दिस मेथड पॉवर्टी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम लेवल ऑफ द पीपल। इसमें जो है गरीबों की पहचान की जाती है या गरीबी को मापा जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम लेवल ऑफ द पीपल, यानी लोगों की आय का स्तर और इनकम का लेवल और उनका कंजम्पशन लेवल, यानी वो कितना जो है उपभोग करते, कितनी सर्विसेज और गुड्स को वो यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, इस बेसिस पर जो है पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन की जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉवर्टी में डाला जाता है। इफ़ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, यानी न्यूनतम आय के स्तर से जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उससे अगर कम नीचे किसी की इनकम का लेवल है या कंजम्पशन का लेवल है, ठीक है, तो इन दोनों बेसिस के थ्रू जो है उसे क्या माना जाता है, देन द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर, तो फिर उस व्यक्ति को गरीब मान लिया जाता है। समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लीजिए कि इंडिया में मान लीजिए उन्होंने मान लिया कि 1000 रुपये 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ अर्न करने वाला और 600 रुपीज़ उसमें से पर मंथ खर्च करने वाला व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं है और इससे ऊपर वाले भी नहीं है, यानी इससे नीचे वाले हैं। तो यहाँ पर
₹1000 क्या हो गया, ये इनकम मिनिमम इनकम लेवल हो गया, और ₹600 क्या हो गया, मिनिमम कंजप्शन लेवल हो गया। ठीक है, कि मतलब इतना खर्च करने वाला व्यक्ति मैक्सिमम कंजप्शन हो गया, मतलब इतना खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, ऐसा माना जाएगा। नाउ वल्नरेबल ग्रुप्स हम रीड करके आए। इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। यानी भारत में गरीब लोग जो हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनका अनुपात जो है वो एक जैसा नहीं है समाज के सभी समूहों के सभी लोगों के लिए। ओके, एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज यानी एक ही ग्रुप में अलग अलग तरह के गरीब लोग मिल जाएंगे। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड एंड वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन सोशल ग्रुप्स, यानी समाज में SC ST और घरों में काम करने वाले लोग, विडो, डिसेबल्ड, ये वल्नरेबल लोग हैं यानी टू पॉवर्टी, यानी ये ज़्यादा गरीबी के शिकार माने जाते हैं। इन सम डायरेक्शन रूरल एग्रीकल्चर लेबर, और कुछ स्थानों पर तो ये भी देखा गया कि खेतों में काम करने वाले लोग, मजदूर, हाउस होल्ड घरों में काम करने वाले, एंड द अर्बन कैजुअल यानी शहरों में रहने वाले ऐसे लोग जिनको हमेशा काम नहीं मिलता, अर्बन कैजुअल लेबर। हाउस होल्ड्स आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इकोनॉमिक कैटेगरीज, तो ये गरीबी का शिकार होते हैं इन इकोनॉमिक कैटेगरीज। नाउ पॉवर्टी एस्टिमेट्स, गरीबी के अनुमान क्या क्या है, पैरामीटर्स क्या क्या है। 2011-12 के सर्वे के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के वही बताया है, इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने पब्लिश किया था 2011-12 में। ठीक है, क्या इसमें क्या पैरामीटर्स थे देखिए। द पॉवर्टी रेशियो इन द ईयर 1973, उन्होंने बताया कि 1973 में 55% लोग गरीब थे। उसके बाद 2009-10 आते आते जो है 30% लोग गरीब रह गए। विच शोज, जो कि प्रदर्शित करता है डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो, के गरीबी का स्तर, गरीबी का अनुपात कम हुआ है। ऑब्वियसली हम खुद पढ़ के समझ रहे हैं। पॉवर्टी रेशियोज फर्दर केम डाउन टू अबाउट 26% इन 2000 एंड 36% इन 1994, और इसके बीच जो है ये भी हुआ था, हमने तो सीधे 1973 के बाद सीधे 2009-10 को ही पढ़ लिया। ठीक है, यानी पॉवर्टी का लेवल परसेंटेज वाइज तो कम हुआ है। देयरफॉर इसलिए द पॉवर्टी रेशियो इज कंटिन्यूसली डिक्रीज फ्रॉम 1974 टू 2000, यानी पॉवर्टी का रेशियो जो है 2000 क्या, हम तो अब 2010 बोलेंगे, तब तक गिरा है पॉवर्टी का रेशियो और अभी भी गिरा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हियर यू मे सी थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अर्बन वर्क डेवलपमेंट इंडिकेटर 2012 द वर्ल्ड बैंक, यानी वर्क डेवलपमेंट इंडिकेटर से ये ग्लोबल पॉवर्टी सीनेरियो हम पढ़ रहे हैं, यानी वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है गरीबी किस प्रकार की, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है विश्व विकास सूचकांक 2012 में ये पब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने बताया था, वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करवाया था। क्या था इसमें, रीड हियर। थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपर्टी सस्टेंटली डिक्रीज्ड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, के चाइना और दक्षिण भारतीय देशों, दक्षिण एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में क्या हुआ है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, यानी तीव्र आर्थिक विकास हुआ है, और पॉवर्टी जो है तो कम हुई है धीरे धीरे। नाउ इन चाइना नंबर ऑफ पुअर्स हैज़ कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2005। देखिए कितना बड़ा चेंज हो गया, 85% से जो है कितना हो गया, सीधे 14% पर आ गया। कितने सालों में, 1981 से लेकर 2008 तक, यानी 28 सालों में इन्होंने इतना कम कर लिया। मतलब 85% लोग गरीब थे 1981 में चाइना में, और 2008 में 14% ही बचे, और अभी तो और कम हो गए। कितनी गरीबी कम हुई एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इन एशियन कंट्रीज़, एशियाई देशों में जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन रैपिड। गरीबों की जो है परसेंटेज में तो कमी हुई है, लेकिन गरीबों की संख्या में कमी नहीं हुआ। ओके, ऑफ द पुअर, बट द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन रैपिड, ये पर इतना तेज़ी से नहीं हो रहा है। चाइना में तो बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश है ना, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पर गरीबों की जो नंबर है वो इतनी जल्दी कम नहीं हो रहा है। इन इंडिया पॉवर्टी इज़ हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स, गरीबी का जो अनुमान होता है ना नेशनल लेवल पर कि इतने गरीब होंगे, उससे भी ज़्यादा जो है पॉवर्टी इंडिया में फैली हुई है। इट इज़ डन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, क्योंकि गरीबी की अलग अलग रेखाएँ हमारे देश में, अलग अलग जो है पैरामीटर्स है। इन लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11% in 1981 to
6.4% इन 2008। इतना वहाँ पर रेट चेंजेस आया। पढ़ लेना है, डाटाज हैं। नाउ कोजेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या क्या है? तो लो ग्रोथ रेट, रीड हियर व्हाट इज दिस, यानी धीमी विकास दर। लो ग्रोथ रेट मीन्स हो गया धीमी विकास दर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के दौरान द रेट ऑफ ग्रोथ वॉज वेरी लो, यानी विकास की दर बहुत धीमी थी। विच वॉज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, और यही कारण रहा गरीबी का मुख्य कारण, मेन रीजन, ओके, मेन फैक्टर, मेन कॉज बिहाइंड द पॉवर्टी। नाउ द सेकंड रीजन इज डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, यानी ये जो हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला उद्योग होते हैं और इंडस्ट्रीज होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसको डिस्करेज यानी इतना प्रोत्साहन नहीं मिला, इतना बढ़ावा नहीं दिया, प्रमोशन नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज वन हिस्टोरिकल रीजन ऑफ पॉवर्टी, ये भी गरीबी का एक कारण है। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी जो अंग्रेजी सरकार थी इंडिया में, उनकी जो पॉलिसीज थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, वो डिस्करेज वाली थी। इंडस्ट्रीज़ को वो जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिस्करेज करते थे, यानी उसको इतना प्रमोट नहीं करते। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी उन्होंने, धीरे धीरे इंडिया में कर दी थी, अभी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। विच इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पुअर, जो कि गरीबों के आय का जो है आधारभूत स्रोत है, जरिया है। एन अनएजुकेटेड पर्सन कैन ईजिली गेट जॉब इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, अशिक्षित व्यक्तियों को इस तरह के उद्योगों में आसानी से काम मिल जाता था एज लेबर, मजदूर के तौर पर, एंड सस्टेन हिज लाइवलीहुड, और वो अपना जीवन जो है चला सकता था। बट बंद हो गए, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, बंद हो गए तो कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए तो इकोनॉमिक लेवल या स्टेटस डाउन हो गया, मतलब गरीबी का शिकार हो गए धीरे धीरे। फिर डिस्करेजमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द हाउस होल्ड कैन ईजिली अर्न मनी बाय द वे ऑफ टू प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो जो हाउस होल्ड यानी घरों पर काम करने वाले लोग जो थे, चाहे वो कुछ भी घर पर कोई छोटी मोटी चीज़ हो, वो अपना इजीली पैसा कमा सकते थे हाथों से कोई प्रोडक्ट बनाकर, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के थ्रू। अब हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, ये भी एक प्रॉब्लम है गरीबी का। फिर ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़, यानी आय में ही असमानता है लोगों के। यहाँ पर इंडिया में क्या है, हमारे देश में लोगों की इनकम में बहुत बड़ा गैप है। देखिए एशिया में नंबर 1 पे आया इंडिया। इसका जब डेटा पब्लिश हुआ था बिफोर 3 to 4 ईयर्स, तो इंडिया सबसे नंबर 1 है पूरे एशिया के 49 कंट्रीज़ में कि यहाँ पर अमीर और गरीब के लोगों के बीच की जो इनकम है, उसका जो ओवरऑल जो उसका कंक्लूजन निकला, तो उसमें इंडिया इकोनॉमिकल इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज़, यहाँ पर वर्ड आया इनकम इनइक्वलिटीज़, यानी आय की असमानता, किसी की बहुत ज़्यादा किसी की बहुत कम, तो इसमें हम एशिया में नंबर 1। नाउ देयर आर ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़ बिटवीन हैव और हैव नॉट, यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है क्या इनकम, इसमें बहुत ज़्यादा असमानता है, बहुत लंबा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है। फॉर दिस टर्म ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द पॉवर्टी एलिमिनेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो और ये एक बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट को जो है एक सही पॉवर्टी एलिमिनेशन यानी गरीबी निवारण नीतियाँ बनाने में जो है प्रॉब्लम आती है ड्यू टू ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़। देयरफॉर इसलिए इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, ये भी गरीबी का एक कारण बना रहता है। लेक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, व्हाट इज दिस? लेक ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज द ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, ये भी गरीबी का एक कारण है। इनकम्स ऑफ द विलेजर्स, यानी गांव में जो लोग होते हैं बेसिकली ग्रामीण लोग, आर फुली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, वो कृषि पर निर्भर होते हैं। ओके, एंड लेक ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्रिएट्स लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और अगर लोगों के पास लेक ऑफ लैंड भूमि की अवेलेबिलिटी उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता ही कम है, खेती की जो मात्रा हम बोल सकते हैं उसका जो लिमिट्स है वो ही कम है, तो फिर उनकी इनकम भी कम ही होगी ना, विच बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, और ये भी एक गरीबी का एक मुख्य कारण माना जाता है। नाउ एंटी पावर मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या उठाए? तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन कौन से रन किए? तो सो रीड हियर।
प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन 1972 अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज पॉसिबल। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की को प्रमोशन यानी आर्थिक विकास या तरक्की की वजह से गरीबी जो है वो कम हुई है। कैसे कैसे कि 1970 में 3.5% पर वहाँ मतलब इतना कम हुई, फिर उसके बाद जो है 6% तक कम हो गई। 1970 में 3.5% थी, मतलब कम हो रही थी, उस रेट से कम हो रही थी। 1980 आते अगले 10 सालों में 6% की दर से कम हुई, मतलब डबल रेट से कम होने लग गई। फिर 90 ओके विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज पॉसिबल। यानी अगर तीव्र गति से विकास होता है तो उससे गरीबी का निवारण या उसकी जो है मात्रा में कमी आती है गरीबों की या उसके स्तर में। इट शोज, इससे हमें पता लगता है अ लिंक बिटवीन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि गरीबी निवारण में और आर्थिक विकास में इकोनॉमिक ग्रोथ में एक लिंक, एक कनेक्शन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अपने आप गरीबी कम होती जाएगी। देयरफॉर इसलिए प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी आर्थिक विकास को अगर हम बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, तो जो है पॉवर्टी यानी गरीबी जो है वो रिड्यूस होती है, यानी वो कम होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए। किस लिए चलाए हैं? किस लिए चलाए हैं? एंटी पॉवर्टी मेजर्स को अचीव करने के लिए, ओके, गरीबी को ख़त्म करने के लिए। हमने पढ़ा ना, एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने अपनाई है, दो बेस पर अपनाई थी। एक तो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, तो उससे ये हमने देखा कि ये चेंजेस आए, ये हम पढ़ा अभी हमने। दूसरा, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स रन किए टारगेटेड, जो लक्ष्य युक्त, ठीक है, जिनमें एक टारगेट फिक्स किया जाता था कि इतना टारगेट लेके चलेंगे तो इतनी गरीबी जो है हमें हटाना है, तो इतना टारगेट हमारा होना चाहिए अलग अलग स्कीम के थ्रू। जैसे पहला उसमें आ रहा है नरेगा, ठीक है, नरेगा 2005 में लॉन्च हुआ था, सितंबर 2005 में। इसमें 100 दिन के रोजगार की बात कही गई थी हर व्यक्ति को जो गांव में रहता था, इन 200 डिस्ट्रिक्ट, देश के 200 जिलों में। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू 600, बाद में इसको 600 जिलों में कर दिया गया। टोटल कितने जिले भारत में? 723, अभी बढ़ गए होंगे, बाकी 723 तो पहले ही थे, ओके। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 1/3 नौकरियां जो है, मतलब काम धंधे जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए इन दिस एक्ट। मतलब आप समझ रहे, 1/3 कौन से? इस स्कीम में जो काम करने वाले लोग थे, मान लीजिए 100 लोग चाहिए, तो 1/3 यानी 33.33 यानी 34 महिलाएं ही होगी। इतना जो है, मतलब 33 तो जो है महिलाएं ही होगी, यानी 1/3 टोटल पोस्ट रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है, ऑफ द टोटल पोस्ट। किसमें? ये नरेगा में, ठीक है। क्या होता था इसमें? 200 दिन का रोजगार मिलता था। किसको? गाँव में, 100 दिन का रोजगार मिलता था। किसको? गाँव के लोगों को, ठीक है। पहले 200 जिलों में इंट्रोड्यूस की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 2005 में। फिर बाद में जो है आगे बढ़ जाकर इसको 600 जिलों में अप्लाई कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। इन दिस एक्ट इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज, और ये नरेगा क्या बोलती है? नरेगा का जो कानून है, नियम है, इसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी को 15 दिन तक काम नहीं मिलता है, ठीक है, किसी आवेदक को, देन ही शी विल बी एंटाइटल्ड टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, तो उसे दैनिक भत्ता दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसे काम नहीं मिला, काम नहीं तो उसको घर में बिठा दो, ठीक है। अगर काम नहीं होगा तो उसे जो है दैनिक भत्ता दिया जाने लगा, दैनिक बेरोजगारी भत्ता, डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी दैनिक बेरोजगारी भत्ता उसे दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज फंड, और इसमें नरेगा में ये भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज फंड, यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड जो है वो एस्टैब्लिश करेगी और उसमें फंड अलॉट करेगी, एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाए जाएंगे स्टेट लेवल पर। किसके लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, यानी नरेगा को लागू करने के लिए। देन हियर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, व्हाट इज दिस? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY in brief. Prime Minister Rozgar Yojana was launched on 2nd October 1993. The objective of the program is to create self-employment opportunities.
तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य था, वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर उपलब्ध करवाना। किसको? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, यानी शैक्षिक पढ़े लिखे युवाओं को, इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन यानी ग्रामीण इलाकों में और छोटे कस्बों या शहरों में। इन इट ऑल्सो हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री। इससे जो है छोटे व्यवसाय और उद्योगों को लगाने में मदद मिली। छोटे व्यवसाय जैसे छोटी मोटी कोई दुकान हो गई है ना, कोई जैसे, और इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया जैसे कोई लाइक अगरबत्ती बनाने का या सोया स्टिक, ऐसा कुछ भी, जैसे बड़ी बनाना, पापड़, चॉकलेट, टॉफी, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। व्हाट वाज दिस? ये भी एंटी पॉवर्टी टारगेटेड जो है योजना थी। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1999। ये 1999 में एग्जीक्यूट कर दी गई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का योजना का जो है लक्ष्य क्या था? रूरल पीपल को, गांव के लोगों को, उनको जो है उनके खुद के ग्रुप बनाकर, ठीक है, उनको जो है उद्योगपति के गुण विकसित करना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना एट द विलेज लेवल यानी ग्रामीण स्तर, ताकि वो खुद भी काम करे और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू एग्जिट पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। और इस कार्यक्रम ने, इस पॉलिसी ने जो है, इस योजना ने, स्कीम ने जो है क्या किया? गरीब परिवारों को एग्जिट करवाया, यानी गरीबी से बाहर निकाला। किससे? अबव द पॉवर्टी लाइन ने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, या उसको मतलब गरीबी से निजात या छुटकारा दिलाया। इन दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडरी एंड बैंक क्रेडिट। इस प्रोग्राम में यानी SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है, यानी लोन लेते था उसको छूट देती है, या बैंक क्रेडिट देती है, मतलब अपनी तरफ से जो है एक बैंक क्रेडिट देती है कि आप इतना पैसा जो है यूज़ कर सकते हैं टू द रूरल पीपल, गाँव के लोगों को, फॉर जनरेटिंग द इनकम यानी उनकी आय बढ़ाने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से लोन देती है। नेक्स्ट स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना या कार्यक्रम, ठीक है, REGP इन ब्रीफ, ओके, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। व्हाट वाज दिस? दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1995। व्हाट वाज द टारगेट ऑफ दिस स्कीम और योर प्लान? The target of this program is to provide 25 lakh new jobs, 25 लाख नई नौकरियां देना। Where? To the rural and small towns, गाँव में और छोटे कस्बों में के लोगों को, अंडर द 10th 5-year प्लान यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब ये क्या होता है 10th 5-year प्लान? तो 5-year प्लान हम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, ओके, कि गवर्नमेंट क्या करती है, एवरी 5 years के लिए क्या करती है, एक प्लान फिक्स करती है कि इन 5 years में हमें जो है पॉवर्टी इतनी रिड्यूस करना है, इतने लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इतने लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, इतने लोगों को जो है डेथ रेट इतना कम करना है, बर्थ रेट इतना कंट्रोल में करना है, ओके। ये टारगेटेड होते हैं फॉर 5 years। तो ये 5 years के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया, दैट इज नोन एज नीति आयोग राइट नाउ। बिफोर दैट इट वाज नोन एज योजना आयोग, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होता है 5-year प्लान। Now, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, व्हाट वाज दिस? दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2000। ये कार्यक्रम जो है, या योजना जो है 2000 में लागू की गई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, योजना का जो उद्देश्य था, टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल, यानी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को विकसित करना है, उसे ऊपर उठाना है, ऊंचा उठाना। बाय द वे ऑफ फोकस इन 5 क्रिटिकल एरियाज, यानी 5 प्राथमिक क्षेत्रों में ध्यान देकर। कौन कौन से थे? प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। द नेक्स्ट स्कीम इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY इन ब्रीफ। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन September 2001। द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड JGSY वुड बी मर्ज्ड विद SGRY, ओके। ये 2 स्कीम थी, इनको मर्ज करके नई स्कीम बनाई गई थी, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसका क्या मेन एम था? द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी दिहाड़ी मजदूरी या रोजगार उपलब्ध करवाना, एंड टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी सोशल एंड इकोनॉमिक असेट। द चैलेंजेस अहेड,
अब और कौन कौन से चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने हैं पॉवर्टी को लेकर? पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, हमेशा से भारत का जो है कंपेलिंग चैलेंज रहा है, चुनौती भरा कदम रहा है देश के लिए। अभी भी मैंने मोर देन 18 करोड़ पीपल जो इंडिया में पुअर है, वो भी कब? जब हमने वर्ल्ड बैंक के जो मिनिमम जो कंजम्पशन लेवल और इनकम लेवल है 36,000 जो उन्होंने आई थिंक 2012 या 11 में पब्लिश किया था, उससे भी 1/4 से भी कम यानी 673 रुपीज़ पर मंथ का लेते हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा एक सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर पीपल इंडिया में हमारे देश में हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है हियर इज मेंशन दैट पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज डिस्पाइट द प्रोग्रेस, यानी हालांकि देश प्रगति कर रहा है, यानी तरक्की के बावजूद भी भारत में गरीबी को कम करना एक बहुत ही चुनौती भरा कदम रहा है। बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वैसे तो हम जीडीपी के मामले अगर देखते तो इंडिया इज इन टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टॉप 5 डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें जो है इंडिया जो है टॉप 5 में आता है और जीडीपी वाइज भी जो है टॉप 5 में आता है। तो दोनों ही पर पुअर पीपल के मामले में देखते यहाँ पे भी शायद हमारा नंबर 1 रैंक ही होगा, आई एम श्योर, ठीक है, आप चेक कर लेना। बाकी मेरी तरफ से 100% है कि ये इंडिया ही पुअर पीपल के मामले में नंबर 1 होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो वी कैन कंसिडर अप्रोक्सीमेटली 22 या 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पीपल अभी भी गरीब हैं, जो और परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 17% ऐसा कुछ टोटल पॉपुलेशन का। बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऐसा क्यों है? वाई इज दिस सो? ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का असमान वितरण होने के कारण, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द पॉजिटिव सिचुएशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और अगर हम चाहते हैं कि सकारात्मक विकास हो, परिस्थितियाँ बदल जाए, यानी पॉवर्टी बिल्कुल कम हो, तो इसके लिए हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को एडॉप्ट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन भी देना पड़ेगा, दे रहे हैं पर बहुत स्टैंडर्ड लेवल की दे देते हैं, इसलिए जो है गरीबी जो है कम नहीं होती हमारे यहाँ। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें डिक्लाइन करना पड़ेगा, तो वो तो तभी हो सकता है जब हमारे कंट्री में लो लाया जाए, ठीक है। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण जो है दिया जाए। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक SC ST एंड माइनॉरिटीज़, ये हमारे सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी हमें देना ही होगी, तभी हम जो है कॉन्फ्रंट कर सकें किससे? पॉवर्टी से। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता? अ पर्सन इज हैविंग स्किल्स टू डू अ जॉब बट ही इज़ नॉट हैविंग जॉब टू डू, इट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। Now read here, unemployment is a situation where a person have not job despite of he or she is able to do job. It is a big cause of poverty. ये भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। Unemployment is also a situation of being joblessness when people are in condition of without job and in situation of seeking job during recession. Now it is a sign, unemployment is a sign of poverty. इसे भी गरीबी का एक कारण माना जाता है। Where an individual is unemployed, it is a loss of human resources. जब एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है यानी उसके पास काम नहीं होता, तो इसको हम क्या मानते हैं? ये एक तरीके से नुकसान है देश के लिए, कंट्री के लिए एक लॉस माना गया। ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान है, मानव से, यानी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स तो था, क्वालिटी तो थी, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, एक्सेस नहीं कर पाए। तो हमारे इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। इंडिया इज हैविंग ह्यूमन रिसोर्स, इवन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया ऑन अ लार्ज लेवल, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस इंडिया इज नॉट एबल टू प्रोवाइड job. Okay, so we can say unemployment is also a loss for the human resource, or we can say for the skilled human resource. Now students, we can say unemployment is a sign of poverty. Okay, now we are going to read the next sign of poverty, that is child labor. बाल श्रम इन हिंदी। चाइल्ड लेबर इज a situation where a child is employed for earning money. चाइल्ड लेबर वो सिचुएशन है जब बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम पर लगा दिया जाता है, विच इज़ मेंटली, फिजिकली एंड सोशली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो, जो कि दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है बच्चों के लिए। चाइल्ड लेबर इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। चाइल्ड लेबर भी गरीबी का एक कारण है।
क्यों? वो तो काम करे तो पैसा मिल रहा है, उससे गरीबी कैसे होगी? लेकिन वो जो काम करते उसके लिए उन्हें सही कीमत भी नहीं मिलती, ना ही वो कोई स्किल्ड काम कर पाते, और आगे जाकर वो अच्छे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में चेंज नहीं हो पाते। और आपको पता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो कंट्री अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, तो जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल स्टेज, ये सब आपस में लिंक है। सो बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क चाइल्ड कैन नॉट बी इलिट। यस, हियर चाइल्ड लेबर इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। सो बाल श्रम को जो है गरीबी का एक आधारभूत कारण माना गया है। बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की वजह से चाइल्ड कैन नॉट बी लिटरेट, बच्चे जो है शिक्षित नहीं हो पाते हैं, एंड ही और शी इज़ अनेबल टू मेक हिज हर फ्यूचर, और वो जो है अपना भविष्य जो है नहीं बना पाते हैं, भविष्य निर्माण नहीं कर पाते। सो द चाइल्ड लेबर is prohibited by a regulation. What was that? Read here. The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 यानी बाल श्रम प्रतिबंधात्मक अधिनियम जो है वो कौन सा है? 1986 में ये लॉ पास किया गया था। डिफाइंस, ये क्या बताता है कि चाइल्ड एज एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज। बच्चा किसे माना जाएगा? जिसकी एज 14 ईयर्स नहीं हुई है। हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज, यानी जो 14 वर्ष तक की उम्र में है, 14 ईयर्स तक की जिसकी एज है, वो जो है चाइल्ड माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार द टर्म चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड। ऐसा काम जिसके कारण बच्चे जो है अपने चाइल्डहुड यानी बचपन से वंचित हो जाते हैं, उसे खो देते हैं। देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी, उनकी जो क्षमताएं हैं ख़त्म हो जाती है, और उनकी डिग्निटी यानी उनका सम्मान जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसे काम करने वाले, ऐसे कामों को क्या बोला जाता है? चाइल्ड लेबर। ओके, एंड दैट इज़ हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जो कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे सारे टास्क या जॉब या काम जो है चाइल्ड लेबर में काउंट किए जाते हैं। इलिटरेसी यानी असाक्षरता। इलिटरेसी इज द कंडीशन वेयर अ पर्सन अनेबल टू रीड एंड राइट अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति विशेष जो है किसी भाषा विशेष को पढ़ लिख नहीं समझ सकता, तो जो है उसे इलिटरेट माना जाता है। इन इंडिया इलिटरेसी इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। भारत में असाक्षरता भी जो है गरीबी का एक कारण है। सो स्टूडेंट, ये पैरामीटर्स थे और ये कुछ स्कीम्स थी जो हमने पढ़ी है। पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कॉजेज, पॉवर्टी के रीजन, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एराडिकेट और एलिवेटेड पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। आप भी जो है पॉज कर करके भी देख सकते हैं, एक एक स्लाइड भी। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। माइट बी पॉसिबल आई विल प्रोवाइड टू यू वेरी सून PDF of question answers from this chapter also. So after this chapter we are going to move about chapter number 1, that is Palampur village. Okay, that will be the last chapter from which is the first chapter of our book from economics, but हम उसे लास्ट में रीड करने जा रहे हैं। इन दिस वे हमारा इकोनॉमिक का सिलेबस ओवर हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9th. If you have any query or any problem or doubt, then you can drop a message on my personal number. And student, here one more information I would like to share with you. You all have to learn the question answers which I am giving to you. आप सब इनको लर्न कर जाए। Very soon it might be possible that there might be declaration of your next exams. So be alert and do hard and give your best. Thank you.